अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ 3 जनवरी की क्लास में। आज की क्लास बेस्ड है द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल पे। फॉल्टी कंपल्शन इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है आधार के डेटा को एमजी नरेगा स्कीम में इस्तेमाल करने पे। आधार को नरेगा से जोड़ देने से क्या नुकसान और क्या फ़ायदे होंगे। शुरू करेंगे इस आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। इंग्लिश के 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। इस क्लास में आपको ये तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, हर एस्पेक्ट्स को आप कवर करेंगे इंग्लिश के, और जो भी आप सीखेंगे इस क्विज़ पे एट द एंड ऑफ द क्लास आपको अप्लाई करना है। कोशिश आपकी ये हो कि 7 में से आपको 5, 6 या 7 मार्क्स मिले। सॉल्यूशन क्विज़ के क्लास के लास्ट में करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी फॉल्टी कंपल्शन। देखिए, कंपल्शन यानी मजबूरी, ऑब्लिगेशन, और फॉल्टी का मतलब होता है जिसमें फॉल्ट हो, खामी हो, कोई कमी हो। कह रहा है सरकार जो कंपल्शन डाल रही है ना, मजबूरी डाल रही है किसी चीज़ को काम को करने की, ये मजबूरी जो डाली है सरकार ने, ये फॉल्टी है, अपने आप में गलत है। अब सरकार ने किस चीज़ की मजबूरी बना दी है, कंपल्शन बनाया है, आगे देखते हैं। कह रहा है जी इश्यूज़ with Aadhaar seeding are a headache for MG नरेगा's beneficiaries। कह रहे जी जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, मामले हैं आधार सीडिंग के। आधार सीडिंग का क्या मतलब है जी? आधार को एज ए सीड, एज ए बीज इस्तेमाल करना। यानी यूँ कहें कि सारी प्रोसेस किसी भी चीज़ की आधार के ऊपर आधारित हो जाए। आपके आधार कार्ड से ही आपका आगे का सारा प्रोग्राम फिट हो जाए। कह रहा है ये आधार सीडिंग का जो काम है, आधार कार्ड से लिंक करने का जो काम है, इसमें जो इश्यूज हैं वो एक हेडेक है, एक सर दर्द है एमजी नरेगास के बेनिफिशरीज के लिए, उन लोगों के लिए जो एमजी नरेगा स्कीम में बेनिफिट उठा रहे हैं। अब एमजी नरेगा आप समझते होंगे, मनरेगा इसको बोला जाता है। गाँवों में 100 दिन का रोज़गार मिलता है, 300-400 रुपये का आपको हर रोज़ कुछ काम करवाएंगे और 300-400 रुपये आपको मिल जाएंगे, मजदूरी का काम होगा। तो अगर इस स्कीम में आप आधार डालेंगे और आधार का डेटा अपने आप में ऑथेंटिकेटेड नहीं हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कई नरेगा के बेनिफिशरीज को ठीक से वक्त पे पैसे ना मिले। आधार में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, एमजी नरेगा में नाम की स्पेलिंग कुछ और है। समझ पाए ना? चलिए, इश्यूज सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आधार सीडिंग मैंने आपको बता दिया, आधार से इंटीग्रेशन, आधार से लिंकिंग। अब आपसे एक छोटा सा, चलो सवाल बाद में पूछ लूँगा, सीधे ही आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। हेडेक आप समझते हैं, एक का मतलब होता है दर्द, हेड का मतलब होता है सर। हेडेक मतलब सर दर्द। इसके आगे अ क्यों लगाया गया है? आप हिंदी में ऐसा तो नहीं बोलते मेरे सर में एक दर्द है या मेरे एक सर दर्द हो रहा है। आप ऐसा ही बोलते हैं ना, मेरे सर दर्द हो रहा है। भाई, एक सर दर्द हो रहा है, 2 सर दर्द हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं लिखते। फिर अंग्रेजी में हेडेक यानी सर दर्द के आगे अ आर्टिकल को क्यों फिट किया गया? चलो कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से। ये सारे वो नाउन्स हैं जिनमें हिंदी में तो आप अ नहीं लगाते हैं आगे, लेकिन अंग्रेजी में ये सारे नाउन्स अगर सिंगुलर हों तो अपने आगे ए या एन को लेंगे। नॉइस, मिस्टेक, फॉर्चून, इम्प्रेशन, हेडेक, पेन, कोल्ड एंड कफ। प्यारा कॉन्सेप्ट है ना? 8 नाउन्स है, याद रखना। नॉइज़ का मतलब है शोर, मिस्टेक यानी गलती, फॉर्चून यानी नसीब, भाग्य, इम्प्रेशन यानी छाप, छवि, हेडेक सर दर्द हो गया, पेन दर्द हो गया, कोल्ड जुकाम हो गया, कफ खांसी हो गई। ये सारे नाउन्स अपने आगे अ या एन को लेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि किस आर्टिकल से, किस जो है वर्ड से शुरू हो रहे हैं, लेटर से। और अगर ये सिंगुलर होंगे उसी केस में लगाना है। लिली हैज़ बीन सफरिंग फॉर कोल्ड। लिली जो है सफ़र कर रही है एक कोल्ड से, एक जुकाम से, है ना? जुकाम से सफ़र कर रही है। हिंदी में तो जुकाम से सफ़र कर रही है, लेकिन अंग्रेजी में लिखेंगे सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा, बस नाउन याद रखने हैं आपको ये। द बिरलाज मेड फॉर्च्यून बाय पार्टिसिपेटिंग इन ओपियम एक्सपोर्ट्स टू चाइना। बिरला जो थे उन्होंने एक फॉर्च्यून को मेक किया। फॉर्च्यून मतलब भाग्य या नसीब।
बिरलाज ने अपना नसीब चमकाया, फॉर्चून को मेक किया। ओपियम के एक्सपोर्ट्स, अफीम के एक्सपोर्ट्स को जो चाइना की तरफ होते थे भारत से, उस धंधे में पार्टिसिपेट करके। तो आप यहाँ लिखेंगे दे मेड अ फॉर्चून। मेक अ फॉर्चून यानी अपने नसीब को चमकाना, एक बढ़िया भाग्य बनाना। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू हैव मेड मिस्टेक। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुमने गलती की है। तो यू हैव मेड अ मिस्टेक, राइट, मेड अ मिस्टेक। लास्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कट्स आर ऑफन हेडेक ड्यूरिंग समर्स फॉर द विलेजर्स। बिजली में जो कटौती है अक्सर वो एक सरदर्द होती है गर्मियों के दौरान गांव वालों के लिए, विलेजर्स के लिए। आर ऑफन अ हेडेक। चलिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट अच्छे से? स्क्रीनशॉट उतार लो इसका, बढ़िया सा प्यारा सा सुंदर सा। फिर कभी ये वर्ड्स दिखें तो इनके आगे अ या एन जो भी लगता हो ठीक से लगा के आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है। तो अब अपने को फटाफट इसकी वोकैब देखनी है। सारे वर्ड्स एक साथ देख लोगे तो स्मूथली पढ़ पाओगे इनको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वो कैप शीट है अपनी आज की 3 तारीख की। 5 वर्ड्स हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। डैम्प स्क्विब से शुरू करते हैं। देखिए डैम्प का क्या मतलब होता है जी, ये वर्ड है डैम्पन। डैम्प का मतलब होता है गीला। डैम्प का मतलब होता है गीला। डैम्पन का मतलब होता है किसी चीज़ को भिगोना या गीला करना। लेकिन गीलेपन को इंग्लिश में डिस्करेज से, हतोत्साह से भी जोड़ के रखा गया है। अगर आप किसी चीज़ को गीला कर रहे हैं, कपड़े को गीला कर रहे हैं, तो उसको भी डैम्प कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी आदमी का हौसला गिरा रहे हैं, आई बात समझ में? आप किसी आदमी को हतोत्साहित कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड कर रहे हैं, तब भी उस आदमी को आप गीला या डैम्पन कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? गीलेपन से आप डिस्करेज को भी जोड़ करके, हतोत्साह को भी जोड़ करके रखते हैं। तो ये डैम्पन वर्ब आर्टिकल में आएगी, किसी का मोटिवेशन गिराने के लिए यूज़ होती है। अ ह्यूमिलेटिंग लॉस इन द फाइनल्स हैज़ डैम्पन द मोरल ऑफ द टीम। एक शर्मनाक हार ने फाइनल्स के अंदर टीम के मोराल को डैम्पन कर दिया है, टीम के आत्मविश्वास को ठंडा कर दिया है ऑफ द टीम। मोराल का मतलब होता है आत्मविश्वास, डैम्पन करना, किसी चीज़ को डिस्करेज करना। अच्छा, डैम्पनर कौन होगा? जो आपको डीमोटिवेटेड करे। आई बात समझ में? तो डैम्पनर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड है अपने पास, फॉर वांट ऑफ। देखिए डैम्पन से ही एक ईडियम भी बनती है अंग्रेजी में, डैम स्क्विब। स्क्विब का मतलब होता है पटाखा, डैम का मतलब होता है गीला। गीले पटाखे को आग लगाओगे, पहली बात तो लगेगी नहीं, फिर लग भी गई तो वो बजेगा नहीं। तो वो टाई टाई फिश जो पटाखा होता है उसको बोलते हैं डैम्प स्क्विब। समझ पाए मेरी बात को? पटाखा तो बहुत बड़ा था, है ना, मोटा पटाखा था, लेकिन गीला था। आपने आग लगाई पर वो जला नहीं ठीक से, टाई टाई फिश हो गया। अंग्रेजी में बोलते हैं डैम्प स्क्विब, हिंदी में बोलते हैं इसको ऊंची दुकान फीका पकवान। किसी दुकान पे गए लेकिन मज़ा नहीं आया, है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ये ईडियम मैंने आपसे आज पूछी हुई है। अगला फ्रेज है अपने पास, फॉर वांट ऑफ। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग। द कार वॉज यूजलेस फॉर वांट ऑफ डीजल। कार जो है यूजलेस थी, किसी ना काम की थी, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग डीजल या फॉर वांट ऑफ डीजल। डीजल था ही नहीं तो कार किस काम की? आई बात समझ में? फॉर वांट ऑफ को डिवॉइड ऑफ भी बोलते हैं। आप इस डिवॉइड नाम के वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। अगला जो वर्ड अपने पास वो है रिसोर्ट। देखिए रिसोर्ट जो है ना, वैसे तो कहीं घूमने वूमने जाओगे वहाँ रिसोर्ट्स मिलेंगे आपको, है ना, बढ़िया होटल्स एकदम बीच किनारे पे, बालकनी से बाहर निकले तो बीच का व्यू दिखेगा, वो रिजॉर्ट तो होते ही हैं। लेकिन रिजॉर्ट एक दूसरी वर्ब भी है अंग्रेजी में जिसका मतलब होता है आखिरी चारा या सहारा। जब कुछ आपके
कोई और ऑप्शन ना हो तो लास्ट में जो आखिरी चारे के तौर पे आप किसी काम को करते हैं वो होता है रिजॉर्ट। देयर ओनली रिजॉर्ट वॉज टू रजिस्टर ए कंप्लेंट विद द पुलिस। उनका आखिरी सहारा था, चारा था, रिजॉर्ट था एक कंप्लेंट को रजिस्टर करना पुलिस के साथ, पुलिस वालों को एक शिकायत करना। ठीक है, तो ये नाउन फॉर्म में और वर्ब फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। दे इवेंचुअली रिजॉर्टेड टू फाइलिंग अ कंप्लेंट विद द पुलिस। आखिरकार वो इस चीज़ पे उतर आए, उन्होंने रिजॉर्ट टू किया कि वो एक कंप्लेंट को पुलिस के साथ जो है रजिस्टर करें। याद रखेंगे नाउन भी है, वर्ब भी है। ये वर्ब फॉर्म में इसकी V1 V2 V3 बन जाएगी, नाउन फॉर्म में ये है ना एस या ई एस लगा के प्लूरल, बिना एस या ई एस के सिंगुलर। रिजॉर्ट को, आखिरी चाहरे को, सहारे को रिकोर्स भी बोलते हैं। आज ये रिकोर्स नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। सेकंड लास्ट वर्ड है एरोनियस। ये वर्ड बना है एरर से। एरर यानी गलती, एरोनियस मतलब गलती से होने वाली चीज़। द प्लेसमेंट ऑफ अनक्वेश्चनेबल ब्लाइंड फेथ इन एनी पॉलिटिकल सेक्ट इज इनहेरेंटली एरोनियस एंड गिव्स राइज टू फासिज्म। प्लेसमेंट करना यानी रखना अनकंडीशनल या अनक्वेश्चनेबल ब्लाइंड फेथ को, अंधविश्वास को, भक्ति को, और किस में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। कह रहे ये काम जो है ना ये अपने आप में ही इनहेरेंटली जो है एरोनियस है, अपने नेचर के हिसाब से गलत है, और यही चीज़ फासिज्म को राइज देती है। फासिज्म का मतलब होता है हिटलरवाद, मुसोलिनीवाद, जिसमें आप एक पार्टी के, एक रेस के चक्कर में बाकी सब चीज़ें जो है आपको बुरी लगने लगती हैं, है ना। तो यही चीज़ जो है फासिज्म को राइज देती है अगर आप अंधभक्ति करने लगें किसी भी पार्टी की। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आज आएगा एरोनियस। इसकी एडवर्ब फॉर्म देखेंगे एरोनियसली। गलती से होने वाली कोई चीज़ एरोनियसली होती है। लास्ट वर्ड है अपना आज का डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस यानी फासला, डिफरेंस, दोनों चीज़ों के बीच की, किन्हीं दोनों चीज़ों के बीच का है ना फ़र्क, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। डिसएग्रीमेंट या डिसकंटेंट भी बोल सकते हैं। द डाइवर्जेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ द रिच एंड द पुअर सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। जो फासला है, जो फ़र्क है द रिच और द पुअर के इनकम के बीच, वो दिखाई दे रहा है कि वो इंक्रीज़ हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि वो बढ़ता जा रहा है। तो फ़र्क या फासले के लिए डाइवर्जेंस या इसका सिनोनिम डिस्क्रिपेंसी आप जो है यूज़ करते हैं। यू विल सी द वर्ड डिस्क्रिपेंसी इन द आर्टिकल टुडे। थोड़े से भारी वर्ड्स हैं भाई, घबराना नहीं है। कभी कभी भारी वर्ड्स आ जाते हैं तो सीखने का मौका होता है। 5 में से 3 भी याद कर लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन है आपके लिए। चलो अब यही वर्ड्स जब आर्टिकल में आएंगे और अच्छे से आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, है ना, इनके यूज़ होने का। ये समरी ये है कि एमजी नरेगाज में जो मज़दूर काम करते हैं उनको पैसे 2 तरीके से मिलते हैं। पुराना तरीका ये था कि ठेकेदार उनको हाथ से पैसे दे। नया तरीका ये है कि उनके फ़ोन पे, गूगल पे अकाउंट में पैसे सरकार खुद डाल दे। बट नेचुरली जो ये नया तरीका है यही सही है। इस पुराने वाले तरीके में ठेकेदार पैसे खा सकता है। अब ये जो नया वाला तरीका है ये अभी तक वॉलंटरी था, यानी जो मज़दूर चाहे वो अपने इस पैसे को इस तरीके से ले, जो ना चाहे वो कैश में ले ले। लेकिन अब सरकार ने ये नया वाला तरीका मैंडेटरी कर दिया सभी मज़दूरों के लिए। अब पुराने तरीके से कोई भी हाथ में पैसा नहीं ले सकता ठेकेदार के थ्रू। देखने में बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गलत क्या है इसमें? गलत ये है कि ये जो सिस्टम है ना ये बेस्ड है आधार पे, और अगर आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग आपके एमजी नरेगा के जॉब कार्ड की स्पेलिंग से डिफरेंट है या कोई टेक्निकल एरर है तो हो सकता है आपको पैसा वक्त पे ना मिले, हो सकता है आपका पैसा आपके पड़ोसी के अकाउंट में चला जाए। तो इस तरह की खामियों को आपको देख करके ही ऐसा कंपल्शन करना चाहिए, आर्टिकल में लिखा गया है। रातों रात ऐसी मजबूरी को, नए फरमान को जारी मत करो। अगर आधार बेस्ड पेमेंट ज़रूरी करनी है, कंपल्सिव करनी है, तो आधार के डेटा को थोड़ा क्लियर करो, थोड़ा साफ करो। बस आज इसकी यही समरी है। एनालाइजिंग टोन में एनालिसिस करके आपको पूरे इशू के बारे में बता रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। आधार में क्या क्या कमियां हैं आप अभी देखेंगे। विद द गवर्नमेंट रिफ्यूजिंग टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर आधार डिटेल्स ऑफ वर्कर्स अंडर द MG Narega's Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme to be ceded to their job cards beyond December 31st, 2023 to enable payments through an Aadhaar-based payment system, or ABPS. The system has now become mandatory.
देखो कितना लंबा सेंटेंस है, देख के डर लग गया होगा आपको। मज़े की बात यह है कि सेंटेंस इतना सही है, बाकी सारी एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन है, शुरू में विद लगा हुआ है और जहाँ कॉमा लगा हुआ है इन दोनों के बीच में ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। समझ पाए मेरी बात को? तो ये वाला पढ़ लो और बाकी वाला जो पढ़ोगे वो ऐड कर देना। मेन सेंटेंस ये है कि जो ये सिस्टम है ना, कौन सा सिस्टम वो इस बारे में बताया गया है। ये सिस्टम अब बन चुका है मैंडेटरी, ज़रूरी या बाध्य है, कंपलसरी। और ये सारा काम हुआ कैसे है? ये हुआ है साथ ही यानी विद हमारी सरकार के मना कर देने के कि ये और नहीं बढ़ाएगी और एक्सटेंड नहीं करेगी डेडलाइन को, आखिरी डेट को, आधार डिटेल्स की जो है उन वर्कर्स की जो इस स्कीम में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और ये डेडलाइन है सीड किए जाने की, लिंक किए जाने की उनके जॉब कार्ड्स के साथ आधार को। कह रहा सरकार के इस डेडलाइन को, आखिरी डेट को बढ़ाए जाने से मना करने के साथ ही, और किसके बाद? दिसंबर 31, 2023 के बाद। और ये बढ़ाई इसलिए जानी थी ताकि इनेबल किया जा सके पेमेंट्स को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए या ABPS के जरिए। कह रहा जैसे ही सरकार ने बोला कि 31 दिसंबर के बाद ये नहीं हो सकता, इससे पहले पहले होना चाहिए, तो अब ये सिस्टम मैंडेटरी हो चुका है, अब ये सिस्टम बाध्य है, इसी सिस्टम से आपको पैसा मिलेगा। समझ गए? 31 दिसंबर चला गया ना, तो मैनुअल पेमेंट कर ही नहीं सकते आप, अब आधार से ही होगी। जब तक आधार कार्ड नहीं लगेगा तब तक एक पैसा हाथ में मजदूर के नहीं आएगा। सिस्टम की वर्ब है हैज़ बिकम, मैंडेटरी यानी ज़रूरी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी अलार्मिंगली द डिसीजन वुड नाउ अफेक्ट नियरली 35% ऑफ जॉब कार्ड होल्डर्स। कह रहे अलार्मिंग बात यह है, अलार्म क्या होता है जी? चेतावनी। सुबह का अलार्म बजाए तो चेतावनी है कि उठ जाओ, फायर अलार्म बजाए तो चेतावनी है, आपके लिए हिदायत है कि वहाँ से भाग लो, आग लगी है, फायर अलार्म। तो अलार्म यानी चेतावनी और अलार्मिंगली यानी चेतावनी वाले तौर पे, कंसर्निंग तौर पे या चिंता भरे तौर पे, है ना। कह रहे चिंता भरे तौर पे अलार्मिंगली बात यह है कि ये जो फैसला है सरकार का, ये अफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा 35% जॉब कार्ड होल्डर्स को, नरेगा में काम करने वाले 35% मजदूरों को। और क्यों? फॉर दिस मोड ऑफ पेमेंट, इस मोड ऑफ पेमेंट के लिए। और 12.7% ऑफ एक्टिव वर्कर्स। अब ये एक्टिव वर्कर्स कौन है? दोज हु हैव वर्कड एटलीस्ट 1 डे ड्यूरिंग लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ये इतने परसेंट एक्टिव वर्कर्स को भी अफेक्ट करेगा, 35% तो टोटल को और 12.5% एक्टिव को। एक्टिव वो है जिन्होंने काम किया है कम से कम भी एक दिन पिछले 3 सालों के अंदर। अच्छा, ये सारा काम कैसे करेगा? इतने लोगों को प्रभावित कैसे करेगा? देयर बाय पुटिंग अ डैम्पनर ऑन द डिमांड ड्रिवन स्कीम फॉर मनी। इस प्रकार से पुट करते हुए एक डैम्पनर को, रखते हुए एक डीमोटिवेशन को इस डिमांड ड्रिवन स्कीम के लिए, कई लोगों के लिए, फॉर मनी। डिमांड ड्रिवन मतलब जो डिमांड से डिराइव होती है। लोग खुद चल के आते हैं कि हमें नरेगा में काम करवाओ, 300-400 रुपये दो, हम अपना घर चलाएं। लेकिन अब जब से आधार ज़रूरी हुआ है, बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे जिनका आधार अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। डिसीजन की वर्ब है वुड अफेक्ट, अफेक्ट करना, प्रभावित करना, इम्पैक्ट करना, असर डालना। हु की वर्ब है हैव वर्क्ड, हु आया है दोज के लिए और दोज आया है एक्टिव वर्कर्स के लिए। डैम्पनर आपने देख लिया, जो आपको डिमोटिवेटेड करे, जो आपको डिस्करेज करे। डैम्प स्क्विब नाम की एक मैंने आपको ईडियम भी करवाई थी। डैम्प स्क्विब मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान, ऐसा पटाखा जो बज ही नहीं पाया, टाइम टाइम फिस हो गया, है ना, डैम्प स्क्विब। कह रहे जी ABPS इम्प्लीमेंटेशन द यूनियन गवर्नमेंट क्लेम्स विल इंश्योर दैट पेमेंट्स आर क्विक। कह रहे ABPS जो है, अब क्या है ABPS ऊपर बता दिया आपको, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। कह रहा है आधार के थ्रू पैसा आने का जो काम है बैंक अकाउंट में, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, कह रहा है इसके बारे में यूनियन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है, केंद्र सरकार का ये दावा है कि ये इंश्योर करेगा कि पेमेंट फटाफट हो, पेमेंट्स आर क्विक। अच्छा, और क्या करेगा ये? विल रिड्यूस रिजेक्शन एंड विल प्लग ऑल लीक्स। कह रहा है ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये इंश्योर भी करेगा, सुनिश्चित भी करेगा इस चीज़ को कि पेमेंट जल्दी हो।
ये रिड्यूस भी करेगा फ्यूचर में रिजेक्शन को, पेमेंट्स के कैंसिल होने को, और ये प्लग भी कर देगा सारी लीक्स को, सारी दरारों को भर देगा, जो भी कमियां हैं उनको, खामियों को दूर कर देगा। समझ में आया सेंटेंस? AVPS इम्प्लीमेंटेशन यानी किसी चीज़ का अमलीकरण। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी 3 वर्ब्स हैं। पहली है विल इंश्योर, दूसरी विल रिड्यूस, तीसरी विल प्लग। प्लग द गैप, प्लग द लीक, किसी खाई को, किसी दरार को भरना, किसी खामी को दूर करना। चलिए, कह रहे द गवर्नमेंट ऑल्सो कंटेंट्स दैट as the AVPS has been in place for MG Naregas from 27 and because Aadhaar number availability is near universal in India, the AVPS is a robust and a safer way to transfer wages. अब ये सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं AVPS की जो सरकार दावा करती है। कह रहा सरकार ये भी कंटेंट करती है, क्लेम करती है, दावा करती है कि जो AVPS है ये इन प्लेस रहा है, ये अपनी जगह इम्प्लीमेंटेशन में रहा है MG नरेगा में 2017 से। तो 17 से 23 तक क्या हो रहा था? आपकी इच्छा थी, आधार से करवाना हो तो करवा लो, नहीं करवाना है तो बंद कर दो। तो कह रहा है गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये 6 साल से यूज़ कर रहे हैं। इट हैज़ बीन इन प्लेस सिंस जो है 2017 या फ्रॉम 2017। कह रहा है एंड बिकॉज आधार नंबर अवेलेबिलिटी इज़ नियर यूनिवर्सल इंडिया। कह रहा है और क्योंकि आधार नंबर की जो अवेलेबिलिटी है वो लगभग सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, भारत में लगभग हर आदमी के पास आधार कार्ड है। कह रहा है इसलिए AVPS जो है ना वो एक मजबूत और सेफ तरीका है पैसों को, मजदूरी को, वेजेस को ट्रांसफ़र करने का। ये सरकार का दावा है। गवर्नमेंट की वर्ब है कंटेंट्स, AVPS की वर्ब है हैज़ बिन। फ्रॉम की जगह पे यहाँ सिंस भी लग सकता था, ठीक है। इट हैज़ बिन इन प्लेस फॉर MG नरेगास सिंस या फ्रॉम 2017। अवेलेबिलिटी की वर्ब है इज़, AVPS की वर्ब है इज़। रोबस्ट यानी मजबूत, स्टर्डी है ना, जिसमें स्ट्रेंथ हो, है ना, मजबूत। चलिए, कह रहा है जी हाउएवर द ओवर रिलायंस ऑन टेक्निकल टूल्स हैज़ रिजल्टेड इन प्रॉब्लमेटिक इम्प्लीमेंटेशन। कह रहे लेकिन बात यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो रिलायंस है, निर्भरता है, डिपेंडेंस है तकनीक पे या टेक्निकल टूल्स पे, वो रिजल्ट इन हुई है, वो निकल करके आई है। उसका परिणाम ये हुआ है कि प्रॉब्लमेटिक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। बड़ा प्रॉब्लम के साथ में AVPS जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये सारा काम कैसे हो रहा है जी? ये हो रहा है जी विद बेनिफिशरीज डिवॉइड ऑफ ए प्रॉपर रिकॉर्स फॉर करेक्शन इन द सिस्टम। ये सारा काम हो रहा है बेनिफिशरीज के विद, साथ ही, विद यानी साथ ही बेनिफिशरीज के, नरेगा में लाभ लेने वाले लोगों के वंचित हो जाने के, डिवाइड ऑफ हो जाने के एक सही रिकोर्स को, सही आखिरी चारे को जो है करेक्शन का इस सिस्टम के अंदर। तो अगर MG नरेगा में आपके पैसे आपके अकाउंट में नहीं आ रहे, आधार में नाम कुछ और है, जॉब कार्ड में स्पेलिंग कुछ और है, तो कोई रिकोर्स नहीं है आपके पास प्रॉपर तरीके से। किसी आदमी से आप मिलो, उसको जाके बताओ कि देखो मैं ही वो आदमी हूँ जिसका ये आधार कार्ड है। तो ये सब होना चाहिए ना, कि रिकोर्स करेक्शन का सिस्टम होना चाहिए। लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हम टेक्नोलॉजी पे कि रिकोर्स सिस्टम अभी तक नहीं बना पाए हैं। ओवर रिलायंस या ओवर डिपेंडेंस किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता को बोलते हैं। ऑन लगा के बताएंगे डिपेंडेंस जिस भी चीज़ पे आप रखते हैं। ओवर रिलायंस की वो है हैज़ रिजल्टेड इन। डिवॉइड ऑफ होना, किसी चीज़ से वंचित होना। याद रखेंगे ओ डबल एफ नहीं लगेगा, ओ सिंगल एफ लगेगा, ठीक है। ओ डबल एफ वाला लगाओगे तो गलत हो जाएगी फ्रेजल वर्ब। रिकोर्स या रिजॉर्ट का मतलब होता है कोई आखिरी चारा, लास्ट चॉइस। करेक्ट डेटा एनालाइज्ड बाय लिबटेक इंडिया सजेस्ट दैट द नेम्स ऑफ 7.6 करोड़ वर्कर्स हैव बीन डिलीटेड ओवर द पास्ट 21 मंथ्स। करेक्ट डेटा जो एनालाइज किए गए हैं, जिनका विश्लेषण किया गया है, जिनको स्टडी किया गया है लिबटेक इंडिया नाम की कंपनी के द्वारा। कह रहा है वो डेटा ये सजेस्ट करते हैं, वो ये डेटा हमें ये बताता है कि नाम जो हैं 7.6 करोड़ वर्कर्स के वो हटा दिए जा चुके हैं पिछले 21 महीनों में, 1.5 सालों में, पौने 2 सालों में। और क्यों? ड्यू टू डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द आधार एंड द जॉब कार्ड। डिस्क्रिपेंसी की वजह से, फासले या फ़र्क की वजह से आपके आधार कार्ड में और आपके जॉब कार्ड में। कह रहे जी अमंग अदर रीजन्स विद मैनी ऑफ दीज डन एरोनियसली।
और कह रहा है दूसरे कई रीजन्स में से ये एक ही रीज़न है, और भी कई रीज़न है। और ये कह रहा है जी ज़्यादातर ये जो हुए हैं, मैनी ऑफ दीज जो डन हुए हैं वो गलती से हुए, एरोनियसली हुए हैं। समझ पाए? मान लीजिए कोई जेन्युइन केस ऐसा था कि कोई और आधार कार्ड लगा हुआ था, आदमी कोई और नौकरी कर रहा था, तो वैसे केस भी होंगे 10-5%। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ केस है जिनके नाम हटे हैं वो इसलिए हटे हैं क्योंकि आधार कार्ड में स्पेलिंग कुछ और थी, जॉब कार्ड में कुछ और थी। नाम हट गया तो ये आदमी काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो पैसा नहीं कमा पाएगा। तो इसलिए आधार को आंख बंद करके एमजी नरेगा में लगाने से बहुत लोगों के रोजगार जा सकते हैं। डेटा की वर्ब है सजेस्ट, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, नेम्स की वर्ब है हैव बीन डिलीटेड पैसिव वॉइस में, हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिस्क्रिपेंसी डिफरेंस फासला, दो चीज़ों के बीच का डेविएशन। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ से बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कल मुझसे किसी ने कमेंट्स में पूछा था और आज की क्लास में उसको समझा भी देते हैं। पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है ओवर द पास्ट 21 मंथ्स। ओवर का मतलब होता है दौरान या ड्यूरिंग, पर ड्यूरिंग तो नहीं लिखा, यहाँ लिखा है ओवर द पास्ट 21 मंथ्स। और यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ ड्यूरिंग की जगह ओवर भी लग सकता था। तो कब ओवर लगाना है, कब ड्यूरिंग लगाना है, दौरान वाले मीनिंग के लिए। समझ पाए क्वेश्चन को? चलो अब इस कॉन्सेप्ट को समझो। दौरान के लिए दोनों ही वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन इनके यूज होने में मीनिंग का डिफरेंस है। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, किसी वक्त के, लेकिन उस वक्त के उस ड्यूरेशन के बीच में कभी भी। लेकिन ओवर का मतलब होता है दौरान किसी ड्यूरेशन के दौरान, लेकिन लगातार तरीके से, कंटिन्यूअसली। समझ पाए मेरी बात को? मैं एग्जांपल देता हूं तब समझोगे। सेवरल की इनोवेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। बहुत सारी इनोवेशंस को, बहुत सारी नई खोजों को इजाद किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया पिछले 2 सालों के दौरान। देखो दौरान का मीनिंग है ओवर या ड्यूरिंग में से कुछ एक लगेगा। क्या ये काम 2 साल में लगातार हुआ है क्या? मतलब हर रोज़ कंपनी कोई नई इनोवेशन करती थी, 365 दुना कितने हो गए देख लो, मतलब 730 दिन तक कंपनी क्या यही करती रही क्या? क्या ये काम लगातार होता रहा 2 साल तक, हर सेकंड हर पल? नहीं होता रहा ना। तो जब कंटिन्यूटी इसमें नहीं है, मान लीजिए एक इनोवेशन आई पहले महीने में, फिर दूसरी इनोवेशन आई 10वें महीने में, फिर एक और इनोवेशन आएगी 18वें महीने में, 2 साल में 24 महीने में, ऐसे करके कई इनोवेशंस आई। तो जब किसी भी वक्त आई हो, दौरान आई हो, तो आप यूज़ करेंगे ड्यूरिंग का, जब कंटिन्यूटी का कोई सेंस या मीनिंग ना आ रहा हो। अब एक और सेंटेंस देखो, द कंपनीज रेवेन्यू हैज़ स्टेडली इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा है पिछले 2 सालों में या 2 सालों के दौरान। तो रेवेन्यू क्या लगातार बढ़ा है, स्टेडीली, हर क्वार्टर, हर मंथ, हर वीक। समझ पाए मेरी बात को? एक स्टेडीनेस की सेंस आ रहा है ना यहाँ पे, लगातार होने वाली बात आ रही है ना। बच्चा बड़ा हो गया 2 साल में, तो 2 साल में एक अचानक से बड़ा नहीं हुआ होगा, हर रोज़ वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हुआ है, हर हफ्ते, हर महीने। तो जब ये स्टडी वाला सेंस आता है तो दौरान के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जो है ओवर का, ओवर लास्ट 2 ईयर्स। मज़ा आया कॉन्सेप्ट सीख करके? थोड़ा सिक्स सेंस को यूज़ करना पड़ेगा। अगर लगातार हुआ है काम दौरान किसी वक्त के तो ओवर, अगर उस वक्त के दौरान आपको लगता है कि लगातार ना होकर के कभी भी हुआ है, मैं पिछले 2 सालों में 3 बार घूमने जा चुका हूँ, तो 3 बार लगातार नहीं गया होऊंगा, कभी गया होऊंगा, कभी वापस आ गया होऊंगा, तो मैं ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स आई हैव गॉन जो है 3 टाइम्स, आई हैव गॉन ऑन हॉलीडे फॉर 3 टाइम्स। चलिए लास्ट सेंटेंस आपके लिए, द सिटी हैज़ विटनेस्ड अ पॉपुलेशन बूम ड्यूरिंग द ओवर लास्ट 2 ईयर्स। सिटी ने एक पॉपुलेशन बूम को देखा है, एक जनसंख्या में विस्फोट को देखा है पिछले 2 सालों के दौरान। अब ये ड्यूरिंग है या ओवर है, आप ही लिख करके बताना, गलत या सही आपको कमेंट्स में बताएंगे। सब बच्चे इसको ट्राई देंगे। अगर इसको यहाँ अप्लाई करो, इस वाले को तो आप कर लेना, ठीक है, मैं आर्टिकल में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई करो, तो ये जो है ना, जिन्होंने एक दिन काम किया है पिछले 3 सालों में, मतलब ये इसमें लगातार वाला कुछ हो नहीं रहा ना, एक दिन काम किया 3 सालों में तो ड्यूरिंग लगा दिया। और यहाँ पे आपने ओवर का इस्तेमाल किया है क्योंकि 7.6 करोड़ वर्कर्स का डेटा लगातार डिलीट हुआ है, एक दिन में, एक झटके में नहीं हुआ है ना, बार बार होने वाली कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ओवर का इस्तेमाल किया गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, कह रहे देयर आर अदर इश्यूज विद द यूज़ ऑफ द आधार बेस्ड पेमेंट्स।
कह रहा है और भी कई मामले हैं, मसले हैं आधार बेस्ड पेमेंट को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे डैश लगा के वो मसले बता रहा है, वेयर एरर्स इन एनी स्टेप ऑफ द प्रोसेस रिजल्ट्स इन पेमेंट फेलियर्स। कह रहा है इशू यही है कि जहाँ पे कोई भी एरर हो प्रोसेस के किसी भी स्टेप में, उसका नतीजा यही होगा कि पेमेंट फेलियर हो गई। पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई भी गलती हो गई तो मज़दूर को अपना पैसा वक्त पे नहीं मिलेगा। तो ये आधार बेस्ड पेमेंट का एक प्रॉब्लम है। कह रहा है जी, अपार्ट फ्रॉम द स्पेलिंग डिस्क्रिपेंसी इशू बिटवीन द आधार एंड द जॉब कार्ड ऑफ द वर्कर, देयर इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ मैपिंग द आधार टू द रॉन्ग बैंक अकाउंट फॉर मनी। कह रहा है जी, साथ ही साथ स्पेलिंग डिस्क्रिपेंसी के, स्पेलिंग में समझ गए ना, डिस्क्रिपेंसी समझते हो ना, ऊपर भी ये वर्ड आया था, डिफरेंस, फासला दो चीज़ों के बीच का। कह रहा है स्पेलिंग के डिफरेंस के साथ ही साथ, और ये किस किस के बीच, आपके आधार कार्ड में और आपके नरेगा की मजदूरी के जॉब कार्ड में। कह रहा है इसके साथ ही साथ, इस इशू के अपार्ट फ्रॉम, ये प्रॉब्लम भी है कि मैप हो गया है, लिंक हो गया है आपका आधार गलत बैंक अकाउंट से। सब कुछ सही है लेकिन आधार से बैंक अकाउंट आपके पड़ोसी का जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी इसमें होती है। और ये हुआ है अकाउंट फॉर मनी, ये बैंक अकाउंट कई लोगों के लिए ऐसे ही चलता है। तो पैसा आपके पड़ोसी के अकाउंट में जा रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम की वो है इस। अब ये कैसे होता है? ये बिल्कुल होता है। पर्सनली मैंने खुद ने ऑडिट की है नरेगा की, कई पेंशन स्कीम्स की भी ऑडिट की है, स्टेट गवर्नमेंट की। बैंक वाले ही जल्दबाजी में इधर का उधर कर देते हैं। समझ पाए आप? बहुत सालों तक कई लोगों का पैसा जो है इधर उधर होता है, उनको समझ ही नहीं आता। तो ये तो होता है, रियल में देखा है मैंने। कह रहा है इन अ नंबर ऑफ केसेस पेमेंट्स कैन बी डाइवर्टेड टू सम अदर अकाउंट देन द वन बेनिफिशियरी प्रेफर। कह रहा है जी काफ़ी सारे केसेस में, अ नंबर ऑफ एक प्लूरल एडजेक्टिव है, प्लूरल नाउन्स के साथ में लगता है। कह रहा है जी काफ़ी सारे केसेस में, नंबर ऑफ केसेस में पेमेंट्स जो हैं डाइवर्ट हो जाती हैं, वो मोड़ दी जाती हैं, डाइवर्ट कर दी जाती हैं दूसरे अकाउंटों की तरफ, बजाय उसके जो बेनिफिशरी प्रेफर करता है, जो बेनिफिशरी चाहता है जहाँ पे आए। एंड ऑल्सो विदाउट देयर कंसेंट, और ये भी होता है बिना उसकी कंसेंट के, बिना उसकी मर्जी के। तो आपके 3 बैंकों में अकाउंट है लेकिन एटीएम आपके पास एक ही अकाउंट का है, लेकिन सरकार ने आपका आधार जो है वे सबसे जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट से, तो आपके ओबीसी बैंक के अकाउंट में पैसे डाल दिए। अब आपके पास ना उसकी पासबुक है, ना एटीएम है, उस अकाउंट को कभी आपने चलाया नहीं पिछले 5 सालों में, तो आपसे बिना मर्जी के आपका पैसा इधर उधर सरकार कर सकती है। ये प्रॉब्लम भी आधार में होती है। क्लेम्स बाय द गवर्नमेंट दैट आधार यूज हैज़ रिड्यूस्ड डिले इन वेज पेमेंट्स हैव ऑल्सो नॉट बीन बॉर्न आउट। क्लेम्स जो है, सरकार के दावे जो है कि आधार का इस्तेमाल जो है इसने कम कर दिया है डिले को, इसने देरी को कम कर दिया है वेज की पेमेंट में, मजदूरी के भुगतान में, ये दावे भी बॉर्न आउट नहीं हुए हैं। बॉर्न आउट का मतलब होता है जी किसी चीज़ का सब्सटेंशिएट होना, कोरोबोरेट होना, प्रूव होना, साबित होना। तो सरकारी दावे ये भी साबित हो नहीं पाए हैं। सरकार कहती होगी कि आधार से सब फटाफट हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा। और किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू लिबटेक इंडिया, इस रिसर्च फर्म के हिसाब से। और ये कैसे बता रही है फर्म, रिसर्च फर्म? विद वेज डिलेज लार्जली ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स इन फर्स्ट प्लेस। कह रहा है जी वेज डिलेज के, भुगतान में देरी के मोटे तौर पे होने के साथ ही लार्जली इनसफिशिएंट फंड की वजह से, कम पैसों की वजह से फर्स्ट प्लेस यानी सबसे पहले। तो वेज डिलेज सरकारी होते इसलिए क्योंकि सरकार पैसा वक्त पे ट्रांसफ़र नहीं करती है। सरकार जो है सही वक्त पे पैसे को दे नहीं पाती है ना, एलोकेट नहीं कर पाती। तो कम पैसे की वजह से वेज डिले होता है। आधार लगाया नहीं लगाया है ना, ये मुद्दा कम है। तो इस रिसर्च फर्म ने बताया कि ये मामला है पैसे वक्त पे ना आने का, पीछे से पैसा सरकार, कम पैसा सरकार के पास होता है। क्लेम्स की वो है हैव नॉट बोर्न आउट, बेयर आउट करना, किसी चीज़ को प्रूव होना, किसी चीज़ का सब्सटेंशिएट या कोरोबोरेट होना। ये वर्ड आपको करवा चुके हैं सारे, प्रूव होने के, सब्सटेंशिएट के, है ना। कह रहे जी विदाउट क्लीनिंग अप आधार सीडिंग एंड मैपिंग विद बैंक अकाउंट्स, मेकिंग द ABPS मैंडेटरी विल ओनली क्रिएट फर्दर इशू। कह रहा है जी बिना क्लीन अप किए आधार की सीडिंग को, आधार की लिंकिंग की प्रोसेस को, और बिना मैप किए उसको बैंक अकाउंट के साथ, कह रहा है अगर ये दोनों काम आपने नहीं किए ना, उसके बिना ABPS को जो आप मैंडेटरी बना रहे हो, कंपलसरी बना रहे हो, वो और इश्यूज़ को ही क्रिएट करेगा और मुद्दों को ही भड़काएगा। द यूनियन गवर्नमेंट
मस्ट रिविजिट दिस डिसीजन, सरकार को रिविजिट करना ही चाहिए, पुनर्विचार करना ही चाहिए, रीलुक करना ही चाहिए इस डिसीजन को जो सरकार ले बैठी है। रिविजिट करना यानी किसी चीज़ को फिर से गौर करना, पुनर्विचार करना। अच्छा, और क्या करना चाहिए? एंड वर्कआउट अ वे टू करेक्ट द फॉल्टी सीडिंग, और वर्कआउट करना चाहिए, खोजना चाहिए, निकालना चाहिए एक रास्ते को सही करने का, फॉल्टी लिंकिंग के इशू को, गलत सीडिंग के इशू को, एंड मैपिंग प्रॉब्लम्स को, गलत मैप प्रॉब्लम को। मैपिंग यानी आधार का बैंक से लिंक कहलाता है मैपिंग। तो मैपिंग की और सीडिंग की प्रॉब्लम्स को सही करने का प्रोसेस जो है वर्कआउट करना चाहिए। और ये सब कब करना चाहिए? बिफोर इम्पोजिंग AVPS, इससे पहले कि AVPS सिस्टम को इम्पोज किया जाए, जबरन जो है लगाया जाए, कंपलसरी बनाया जाए। AVPS तभी कंपलसरी हो जब ये सारे काम सरकार कर चुकी हो। सिंपल सेंटेंसेज है इसलिए फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं, आप भी करना सीखें। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ सेड दैट इट मे कंसीडर एन एग्जेम्पशन फ्रॉम AVPS। कह रहा है जो रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, ग्राम विकास जो मंत्रालय है, उसने ऐसा कह भी दिया है कि ये कंसीडर कर सकती है एक एग्जेम्पशन को, छूट को, रिलीफ को AVPS से। और कब? ऑन ए केस टू केस बेसिस फॉर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के इंडिविजुअल केस के बेसिस पे, कि किसी ग्राम पंचायत ने रिक्वेस्ट की कि हमारे मज़दूरों की तो स्पेलिंग ही गलत है सबकी नाम की, तो इनको थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी इनका AVPS मत लगाओ। तो मिनिस्ट्री ने ये बोला कि अगर कोई आएगी ऐसे तो एक एक केस करके हम हो सकता है उनको अप्रूवल दे दें, एग्जाम्पशन दे दें। और कब? इफ़ देर आर एनी टेक्निकल इश्यूज़, अगर कोई तकनीकी मुद्दे, मामले जो है इन गाँवों में खड़े होते हैं। कह रहा है बट इट वुड बी बेटर इफ़ द मिनिस्ट्री कंडक्ट सोशल ऑडिट्स टू ascertain the extent of the problem before insisting on AVPS। कह रहा है लेकिन बेहतर ये होगा कि मिनिस्ट्री खुद ही कंडक्ट करे, खुद ही करवाए सोशल ऑडिट को। सोशल ऑडिट क्या होती है आपको समझा देंगे। सोशल ऑडिट को मिनिस्ट्री खुद ही करवाए ताकि वो असरटेन कर सके, निर्धारित कर सके, निकाल के ला सके उस एक्सटेंट को, उस लेवल को जो है इस पूरी समस्या का, प्रॉब्लम का। इससे पहले कि वो इंसिस्ट ऑन करे, इससे पहले कि वो जिद करे या जोड़ दे AVPS का। इंसिस्ट ऑन करना, किसी चीज़ को प्रेशराइज करना, नहीं जी आपको यही यूज़ करना है, AVPS के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा इंसिस्ट करने से पहले खुद एक सोशल ऑडिट करवा लो ना आपको पता ही लग जाएगा करवाना चाहिए AVPS के नहीं। सोशल ऑडिट क्या होती है? जिसमें बेनिफिशियरी इंटरव्यूज़ हों, ऑडिटर्स आएंगे, वो रिकॉर्ड भी देखेंगे, बैंक का रिकॉर्ड भी देखेंगे और लोगों से बातचीत करके इंटरव्यू भी लेंगे उनका, है ना। उनकी एक चेकलिस्ट होगी, उसमें नोट करते जाएंगे वो लोगों का क्या कहना है। तो सोशल ऑडिट एक बहुत एफिशिएंट तरीका होता है ज़मीनी हकीकत को जानने का। ठीक है, मैंने बहुत सोशल ऑडिट्स किए हैं पिछले 10-11 सालों में। तो सरकार खुद भी तो करवा सकती है सोशल ऑडिट, हमसे ही करवा ले, फिर सरकार ये लगा दे AVPS अगर सोशल ऑडिट में सब कुछ सही पाया जाता है। मिनिस्ट्री की वर्ब है हैज सेड, इट की वर्ब है मे कंसीडर, इट की वर्ब है वुड बी, मिनिस्ट्री की वर्ब है कंडक्ट्स। असरटेन करना, किसी चीज़ को मालूम करना, निर्धारित करना, है ना। इंसिस्ट ऑन करना, किसी चीज़ पे जोर देना, नहीं जी आपको यही करना है, आपको यही करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इंसिस्ट ऑन करना। इसके बाद में ऑन या अपॉन ही लगेगा, अगर मैं यहाँ एट लगा दूँ तो ये इंसिस्ट एट जो है गलत फ्रेज बन जाएगा। कह रहा है जी MG नरेगास रिमेन्स अ वाइटल डिमांड ड्रिवन वेलफेयर स्कीम। नरेगा जो है बना हुआ है आज एक बहुत ज़रूरी डिमांड ड्रिवन, लोगों के भले की स्कीम, जो डिमांड से आती है। कोई घर से किसी को उठा के नहीं लाया, लोग खुद आके मजदूरी करके पैसे लेके जाते हैं। कह रहा है ये वो स्कीम है दैट हेल्प्स द रूरल पुअर, जो गांव में गरीबों की मदद करती है। कह रहा है एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन अ फॉल्टी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, और इसका जो अमलीकरण है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो डिपेंडेंट अपॉन नहीं होना चाहिए, वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, है ना, निर्भर नहीं होना चाहिए एक गलत टेक्नोलॉजी पे, गलत टेक्नोलॉजिकल सिस्टम पे। MG नरेगास की वर्ब है रिमेन्स, दैट आया स्कीम के लिए वर्ब है इसकी हेल्प्स, इम्प्लीमेंटेशन की वर्ब है मस्ट नॉट बी, डिपेंडेंट ऑन या अपॉन किसी चीज़ पे निर्भर होना। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। अब आ जाओ अपने क्विज पे। 4 मुद्दे बताए गए हैं आपको, आपसे ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आधार का
जॉब कार्ड से मनरेगा में जोड़ने से नहीं जुड़ा हुआ। मतलब आधार को अगर आप मनरेगा में अप्लाई करेंगे तो इन चारों में से कौन सी ऐसी समस्या है जो एक्चुअल में कहीं मेंशन नहीं की गई इस आर्टिकल में। 3 चीज़ें मेंशन की गई हैं, एक चीज़ नहीं की गई। आप खुद देखोगे ध्यान से, आपको मिल जाएगी। खुद से आंसर करना है इसको। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, बस हिंदी कर लो, इनकी मीनिंग निकालते ही आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सब लोग खुद से ट्राई देना, फर्स्ट कमेंट से आंसर मैच करो। बीच में मिलेंगे 3 वोकैब के क्वेश्चन। ऊंची दुकान फीका पकवान को क्या बोलते हैं, आखिरी सहारे या चारे को क्या बोलते हैं, और बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग के लिए कौन सा फ्रेज होता है अंग्रेजी में। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी, और ये एरर्स आपको मिलेंगी ये वाले पोर्शन में जो हाईलाइटेड है, जो मैंने डार्क किया हुआ ना, बोल्ड किया हुआ है, इस पोर्शन के आसपास आपको एरर्स मिलेंगी। फर्स्ट कमेंट में आंसर है एज यूजुअल। इसी वीडियो के नीचे पिन कमेंट में जाओ और चेक करो, मेरे आंसर से अपना मैच करके बताना आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो वो भी लिखा करो कमेंट्स में। आपके कमेंट से मुझे लीड मिलती है कि किन चीज़ों को मुझे आने वाली क्लासों में पढ़ाना है ना। बताना कमेंट्स में। अनटिल देन साइनिंग।